नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर से पहले मैं कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो लाइंस हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइन आप ज़्यादातर जगह पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वैसे फेसबुक पहले बहुत चलाते थे, आपने शायद अब छोड़ दिया हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो ये जो लाइन्स है ये बहुत ज़्यादा सही बैठती हैं कलाम साहब पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं पर्सनली, ये मेरा सौभाग्य है कि इनके द्वारा लिखा हुआ कुछ मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। आज का हमारा चैप्टर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित मेरे सपनों का भारत। इनका परिचय देने की ज़रूरत है ही नहीं। पीपल्स प्रेसिडेंट, शायद एक बहुत ही अच्छे टीचर, एक बहुत ही अच्छे राइटर, एक पोएट, और सबसे इम्पोर्टेंट एक सच्चे ईमानदार भारतीय, एक सच्चे ईमानदार नेक दिल इंसान। इनका और क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाए। बात करते हैं चैप्टर की। ये जो चैप्टर है ये मैं आपको पैराग्राफ वाइज बताऊंगा। तो जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पैराग्राफ का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे आपको फुल स्टॉप मिल जाए। मेरा मतलब है पैराग्राफ से, जहां मैं डिवाइड करता हूं इसको पैराग्राफ्स में। बेसिकली अभी मैं आपको इस पेज के बारे में बताऊंगा। जो पहला पेज आप किताब में देखोगे, वहां कलाम साहब ने क्या कहा है, ये चैप्टर क्या है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको एक जर्नी दिखाएगा। जर्नी को हिंदी में बोलते हैं यात्रा। यात्रा भारत की, भारत के प्राचीन समय की, आप कह सकते हो प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक कलाम साहब का क्या व्यू है। कलाम साहब किस नज़र से देखते हैं। नज़र आप अगर देखोगे सबकी अलग अलग है। कोई ये मानता है कि भारत आज भी पिछड़ा हुआ है, भारत एक ऐसा देश है जहां करप्शन बहुत ज़्यादा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पाकिस्तान से पीछे चले गए, हम एक बहुत बड़े बाजार हैं, हम चाइना से बहुत पीछे हैं, करप्शन है, आई एक्सेप्ट। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका व्यू अलग है, जो भारत के स्वर्णिम इतिहास को देखते हैं और भारत के स्वर्णिम भविष्य को भी देखते हैं। वर्तमान में संघर्ष भले ही हो, ये व्यू कलाम साहब का भी है। चैप्टर की शुरुआत वो करते हैं हमारे प्राचीन इतिहास से। सबको पता है भारत का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, हम पे राज करने वाले ब्रिटिश, आज दुनिया पे राज करने वाले अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये देशों ने आज से 1000-2000 साल पहले कपड़े पहनना भी नहीं सीखे थे। और हम 5000 साल पहले कपड़ों पे रंग भी लगाते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग के पास लिपस्टिक भी थी। तो जब इन लोगों ने कपड़े पहनना भी नहीं सीखे थे, हम लोग लिपस्टिक लगाते थे, हम लोग बालों में कलर लगाते थे, हम लोग हेयर कलर यूज करते थे, तमाम चीजें हम करते थे। तो कलाम साहब याद दिलाते हैं कि भारत शुरू से ही एक बौद्धिक समाज रहा है। बौद्धिक समाज, ये शब्द जो है ये बार बार इस चैप्टर में आएगा, मैं लिख देता हूं, देखो, बौद्धिक, ये बौद्धिक समाज बोला जाता है कलाम साहब के द्वारा। बौद्धिक एक तरह का एडजेक्टिव है, ये बुद्धि से संबंधित। तो एक ऐसा देश जहां पे बुद्धि वाले लोग हैं, जहां पे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स जिसको इंटेलिजेंशिया भी बोलते हैं, यानी हमारे पास कवि, विद्वान, वैज्ञानिक, ये सब लोग रहे हैं। आज के ज़माने में कहूँ तो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेसर्स, ऑथर्स, राइटर्स, ये सब लोग, ये हमेशा से हमारे यहाँ रहे हैं। इसलिए भारत को उन्होंने बनाया एक बौद्धिक समाज, यू कैन से इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, इंटेलिजेंशिया, एन इंटेलिजेंट कंट्री। अब एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास इस दुनिया के सबसे बड़े 2 विश्वविद्यालय रहे हैं। कलाम साहब ने इनके बारे में मेंशन किया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 नाम कौन से हैं? तक्षशिला और नालंदा। कलाम साहब कहते हैं कि यहाँ पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते थे। आज जिसको हम कहते हैं उन्नत देश, चाहे वो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो, चाहे वो यूरोप के पार्ट हो, जिसे आज हम यूरोप कहते हैं, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, जिसे हम अरेबिया वाला वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, अरब वर्ल्ड आता है, जिसमें हमारा अरेबिया आता है, जिसमें हमारा ईरान आता है, जो उस समय कभी पर्शिया हुआ करता था। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते थे। सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ते थे? सब्जेक्ट्स आप पूछो कौन सा नहीं पढ़ते थे? धरती में जो खजाने छुपे हुए हैं उनकी पढ़ाई, हमारा मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं चिकित्सा शास्त्र, वो हम पढ़ते थे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं बही खाता, ये हम पढ़ते थे। इतना ही नहीं, हमारा डिफेंस जिसको हम आर्चरी बोलते हैं, धनुर्विद्या, ये भी हम पढ़ते थे। साहित्य यानी लिटरेचर, हिंदी का हो,
संस्कृत का हो, इंग्लिश उस समय इतनी थी नहीं कि उसका लिटरेचर पढ़ा जाए, तो हमारा हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, किताब कैसे लिखी जाए, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हमने पढ़ी है। और हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, हमने नालंदा इस दुनिया को दिया, तक्षशिला। आज दुनिया में कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आ जाए, कैम्ब्रिज आ जाए, ऑक्सफोर्ड आ जाए, स्टैनफोर्ड आ जाए, इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, इनकी बराबरी। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में विद्यालय हुआ करते थे। जब मैं पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। वहां पे 3 मंजिल की लाइब्रेरी थी। कौन सी होगी यूनिवर्सिटी जिन पे होगी? यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट थे, 1500 टीचर थे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो शायद ही आपको मिलेगा पूरी दुनिया में, ये हमारे पास था। इसके अलावा हमारे पास इन्वेंशंस थे। आप सबने वो मशहूर गाना सुना होगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। बिल्कुल सही है, हमने जीरो दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि हम इसका श्रेय भारतीयों को देते हैं कि उन्होंने हमें गणना करना सिखाया। मीन्स हम इसका क्रेडिट इंडियंस को देते हैं। वी गिव द क्रेडिट ऑफ मेकिंग अस लर्न काउंटिंग टू इंडिया। हम लोग इंडिया को देते हैं कि हमने गिनती सीखी उनसे। इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस में जिसको हम आज कहते हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी, ये सर्जरी, वो सर्जरी, या किसी की नाक बड़ी है नाक छोटी कर दो, शक्लें चेंज हो जाती है, बॉलीवुड में आप देखते हो। ये आज की बात नहीं है। हमने 2500 साल पहले हमारे यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सुश्रुत। इन्होंने 2500 साल पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर रखी थी। तो हमने इतना कुछ पहले से किया हुआ है। इतना ही नहीं, एक वर्ड हम बोलते हैं ज्योमेट्री, आप सबने सुना होगा ज्योमेट्री। हम पढ़ते हैं ट्राइंगल, हम पढ़ते हैं सर्कल, आपने पढ़ा होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, पढ़ा है? पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, समथिंग 22/7 ना, 3.1428, ऐसी कुछ वैल्यू आप याद करते हो। ये सब हमने करा। ये जो वर्ड है जियोमेट्री, ये हिंदी के वर्ड से आता है ज्यामिति। और ज्यामिति में हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये पहले से ही सब पढ़ रखा था। भास्कराचार्य नाम था। भास्कराचार्य ने ये पढ़ा था कि भाई सन होता है बीच में, और सन के इर्द गिर्द यानी इसके जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में पृथ्वी और बाकी के ग्रह घूमते हैं। और इसका जो एरिया निकाला गया था, वो निकालने के लिए जो पाई है उसको हमने यूज किया था। हालांकि हमने जो सिंबल यूज किया वो थोड़ा सा अलग दिखता था, पर ये जो वैल्यू है दैट वाज सेम, दैट वाज दैट 3.1428 आगे जो भी है वो सब पहले से यूज की गई थी। तो हम लोग जो कहते हैं कि भाई निकोलस ने किया या फिर गैलीलियो ने किया, वो बहुत अच्छी बात है, आप सम्मान करते हो, ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। पर याद रखना कि वेस्टर्न जो अभी बता रहे हैं पाई की वैल्यू, वो हम सब कर चुके हैं। तो ये था इस चैप्टर का पहला पार्ट। अब बात करते हैं आखिरी और सेकंड पार्ट की। अब ये हमने बताया था प्राचीन भारत के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, और ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य वाला टाइम भी छोड़ दो, मुगल काल भी छोड़ दो, फिर आप सीधा आ जाओ आज़ादी जब हमें मिलने ही वाली थी। वो समय जब भारत की पहचान भारत के रूप में थी, ब्रिटिश इंडिया नहीं। ब्रिटिश इंडिया हम थे, पर पहचान हमारी बन गई थी भारत के रूप में। हमारे देश के बहुत सारे बेटे उस समय निकले और दुनिया में नाम रोशन कर गए। नाम मैं अभी गिना देता हूं। सबसे पहले मेरे भी फेवरेट स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सबने इनका नाम सुना होगा। अभी ही आई गेस 12 जनवरी को इनका जन्मदिन था, जो हम मनाते हैं इंडियन यूथ डे। 1902 में ही गए थे। ये वो समय था जब दुनिया जानती थी भारत नाम का एक देश है। सबको पता था यार आज़ादी मिलेगी, मुश्किल से 50 साल लगने। कितना लगा? 1902, 45 ईयर्स बाद हम आज़ाद थे। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो 45 ईयर्स कुछ नहीं लगते एक इंसान की ज़िंदगी, मुश्किल से। वो भी एक इंसान आराम से अपनी उम्र में ये भी देख लेगा और आज़ादी को भी देख लेगा, 1902 को भी और 1947 को भी। स्वामी विवेकानंद दुनिया में गए, वहाँ जाके बोल दिया अमेरिका में, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, दुनिया में नाम हो गया। सर सीवी रमन, नाम में ये सर, उनको अंग्रेजों ने दी थी उपाधि। होमी जहांगीर भाभा, इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक थे। रामानुजन, मूवी बन चुकी है उनके ऊपर। इस तरीके से बहुत सारे लोग थे जो हमारे पास ठीक आज़ादी से पहले
बहुत ऐसे लोग थे जो वैज्ञानिक थे, जो बता रहे थे कि भारत में टैलेंट अभी भी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो शायद पूरे एशिया में पहली बार किसी को लिटरेचर के लिए जब नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया था आपको पता है? उस कमेटी के हेड कौन थे? W.B. यीट्स। आप इंग्लिश जब पढ़ोगे, वैसे तो अभी रिड्यूस्ड है, एक चैप्टर आता है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर। तो W.B. यीट्स ने दिया था, बहुत ही फेमस पोएट है हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसके बाद हम थमे नहीं, इसके बाद भी हमारा सफर जारी रहा। फिर कलाम साहब बताते हैं 1970 का दशक। अब हमारे पास ऐसा नहीं था कि ऐसे लोग होता है कभी कभी समय का फेर, तो हमारे पास इतने फेमस लोग अचानक से आना बंद हो गए। फेमस तो थे हमारे पास, आज़ादी के बाद बहुत महान महान कवि थे। आपको एग्जांपल दूं, गोपाल दास नीरज हमारे एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे, एक बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर थे, सॉन्ग राइटर थे, म्यूजिक कंपोजर थे। हमारे पास निराला जी थे, हमारे पास बाबा नागार्जुन थे, हमारे पास महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत, बहुत लोग थे। पर वर्ल्ड लेवल पे फेमस हम नहीं हो पा रहे थे। वर्ल्ड लेवल पे इंग्लिश फेमस थी, और भी ऐसे साइंटिस्ट में हम लोग फेमस नहीं थे। फिर हमने और काम किया 1970 में, और आज़ादी के बाद हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा GDP डाउन था, इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ चुकी थी, हमारा लाइफ का जो स्पैन होता है एवरेज वो बहुत कम था। अभी मैं आपको बताऊं तो अभी एवरेज इंडियन 68 ईयर्स जीता है, उस समय 40 भी ढंग से नहीं था जब हमें आज़ादी मिली। बीमारियां हमें जकड़ रही थी। तब हम धीरे धीरे 1970 में आए, और तब हम लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और इस देश के किसानों को एक नई ऊर्जा मिली, हमें पावर मिली। हम लेके आए यहाँ पे इंडस्ट्रीज, बहुत सारी बेसिक इंडस्ट्रीज आप कह सकते हो, आधारभूत इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को हमने आगे बढ़ाया। फिर 1970 के दशक में हम लेके आए ऑपरेशन फ्लड। इस देश ने बहुत सारा दूध पैदा करना शुरू किया। हमारे पास दूध की बहुत कमी थी, आज भी है, आज भी सबको पता है कि यार जितनी गाय भैंस हैं उतने उससे ज़्यादा इंसान है, तो दूध में पानी मिलता है या क्या क्या मिलता है हम सबको पता है अनफॉर्चुनेटली। फिर भी ऑपरेशन फ्लड की वजह से बहुत सारा दूध हमारे पास आया। इसका मतलब हमने बहुत सारा काम किया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। फिर साइंस की बारी आई, तो साइंस में भी हमने काम किया। साक्षात डॉक्टर कलाम साहब, इन्होंने बहुत योगदान दिया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने PSLV बनाई। SLV जैसे कैमरा में होता है ना SLR, ऐसे ही SLV होते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मतलब एक ऐसी, आप कह सकते हो मिसाइल। देखो मिसाइल में और इसमें फर्क होता है, ये रॉकेट कहलाते हैं। मिसाइल का मतलब होता है जो किसी पे हमला करे, जो पृथ्वी के अंदर रहेगी, मतलब या तो पानी से पानी पे हमला करेगी, धरती से धरती पे हमला करेगी, हवा से धरती पे, हवा से हवा में हमला करेगी, वो टारगेट करेगी। SLV का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाएगा और एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं कक्षा, एक कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित कर देगा। तो हमने बहुत सारी सैटेलाइट बनाई थी। फिर एक बनी थी हमारी PSLV-3। तो जब इसको अलग अलग बार लॉन्च किया हमने, तो जब इसको 7th बार लॉन्च किया था, तो एक सैटेलाइट थी रिसोर्स सेट 3, इसको हमने लॉन्च कर दिया फाइनली सूरज की कक्षा में या पृथ्वी की कक्षा में। कुल मिला के फिर हमारा बहुत अच्छा काम होने लगा। हम दूसरों पर निर्भर नहीं थे और हम फाइनली बन गए आत्मनिर्भर इन द फील्ड ऑफ सैटेलाइट। आज मैं आपको बहुत खुशी के साथ बता रहा हूँ, दुनिया की सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं। दुनिया बोलती है अरे इसरो, अरे इंडिया, आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च करो। ब्राज़ील कहता है अरे आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो। एक समय था जब ये लोग नासा और रशियन जो कंपनी है वो सोचते थे अरे यार इंडिया का हम कितना काम करेंगे। हमारे राकेश शर्मा को रशिया ने भेजा था। आज हम में दम है इतनी कि हम मार्स पे सैटेलाइट भेजते हैं। सब कैसे हुआ? ये सब एफर्ट्स थे हमारे साइंटिस्टों के। आप सब ने मंगलयान देखा होगा, एक मूवी आई थी मिशन मंगल, आपने वो देखी होगी। कभी आप कलाम साहब की बायोग्राफी पढ़ना, बायोग्राफी है, नॉट ऑटोबायोग्राफी, उसको पढ़ना। ये एग्जाम्पल मिल गया आपको। फिर हमने मिसाइल डेवलप किया। हमने यहाँ पे एक वर्ड किया गया है मुखाग्र। मैं आपको टिपिकल वर्ड्स बता रहा हूँ। मुखाग्र का मतलब होता है मिसाइल का वॉर हेड। देखो जैसे अगर मान लो ये मिसाइल है, तो ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे होते हैं मेन जो बारूद कह सकते हो आप, मेन जो फटेगा जब मिसाइल गिरती है। तो ऐसे थोड़ा ना कि यहाँ पे इधर कुछ फटेगा, यहाँ जो हेड होता है ना मिसाइल हेड, यहाँ कुछ फटेगा। तो हमने ये भी डिजाइन कर दिया, हमने ये टेक्नोलॉजी ले ली। इस तरह से हम आगे बढ़े। अभी की बताऊं अब कहाँ है?
अभी दुनिया में सॉफ्टवेयर के मामले में आगे। बात जहां से शुरू हुई वहीं पे बात को खत्म करूंगा, मैं नहीं, कलाम साहब ने भी ऐसा किया। बात कहां से शुरू हुई थी कि हिंदुस्तान एक बौद्धिक समाज है। फिर आपको बात कहां बताई मैंने, तक्षशिला के बारे में। फिर क्या बताया गया आपको, सर सीवी रमन जैसे लोग बौद्धिक रहे। फिर क्या बताया गया कि हमने हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट, उन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज लाया, ऑपरेशन फ्लड लाया, इंडस्ट्रीज को लाए, हमने मिसाइल बनाई। और फिर आज हम कहाँ हैं, आज दुनिया में जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो भाई साहब दुनिया इंडिया में आती है हमारे IIM को देखने। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे दो, इस दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर आज आपके फ़ोन में है, जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं उस फ़ोन में है, गूगल। उसका CEO कौन है, इंडियन। एक बहुत बड़ी कंपनी है एडोबे, जिसका PDF अगर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊं, हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड करोगे, तो वो जो एडोबे से आप ओपन करते हो उसके CEO वो भी इंडियन है। तो मैनेजमेंट में नंबर 1 है। नासा का मैं बहुत नाम ले रहा हूँ, 40% साइंटिस्ट हम हिंदुस्तानी है। इतना ही नहीं, आप इंजीनियर्स की बात करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो हमारे यहाँ पे 2 बहुत बड़ी कंपनीज हैं। एक तो जो TCS टाटा ग्रुप की है, एक इन्फोसिस। ये दुनिया में बहुत सारी कंपनीज को सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इनके साथ पैचअप करके बैठी हैं, जो इनसे सपोर्ट लेती है, वो भी भारतीय इंजीनियर्स की बदौलत। तो इस तरीके से विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है और आवश्यकता है। बौद्धिक समाज का मतलब क्या, जहां दिमाग बहुत चलता है। ये वो जमाना नहीं है जब लड़ाई करनी होती है तो हमें ये देखे कि भाई उसके पास 10,000 लोग हैं, हमारे पास 1 लाख लोग हो, हमारे जो पहलवान हैं उनके 6 पैक ऐब हो, बहुत ज़्यादा पावर हो। वो ज़माना गया। आज जिसके पास रोबोट ज़्यादा है, आज जिसके पास इकोनॉमी ज़्यादा है, आज जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, आज गूगल जिसकी सुनता है, आज विकिपीडिया पे जिसकी चलती है, आज जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, आज जिसका साइंस ज़्यादा है, उसकी चलती है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है ये देखने की कि इस ज़माने में, इस बौद्धिक युग में, जहां दुनिया एक बौद्धिक समाज की तरफ भाग रही है, 100 साल पहले इतनी बुद्धि नहीं लगाना पड़ती थी, इतनी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए थी। इंग्लिश में एक चैप्टर है द यूथ एंड द टास्क अहेड, उसमें 4 क्वालिटी बताई गई है। वो सेकंड क्वालिटी भी यही है, द यूथ शुड बी इंटेलेक्चुअली फार मोर कॉम्पिटेंट। हमें ज़रूरत है कि हम अपने पूर्वजों से ज़्यादा बौद्धिक रूप से डेवलप हो जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया बौद्धिकता की मांग करती है। ये समाज, ये दुनिया एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रही है। हमें देखना होगा कि क्या हम हो रहे हैं, हम कितना पीछे हैं। यही इंजन है, ये कलाम साहब ने कहा है, यही परिवर्तन का इंजन है कि आप देखो कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ जा रही है। क्या हम उसके साथ चल रहे हैं या पिछड़ जाएंगे, और फिर ये कहलाए जाएंगे कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। तो क्वेश्चन पूछिए, क्या हम उस बराबर चल रहे हैं जैसा जापान चलता है, जैसा चाइना चलता है, जैसा हमारे साथ वाले देश चलते हैं। तो इसी सवाल के साथ ये चैप्टर मैं अभी खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर, कलाम साहब का चैप्टर, पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।